बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने पिछले दिनों एक वीलॉग किया था। मौजूदा सिचुएशन जो है, अमेरिका से जो एक लेटर आया थ्रेटनिंग किस्म का, और उसके ऊपर जो पाकिस्तान गवर्नमेंट का और बाकी जो डिपार्टमेंट्स का रिस्पांस था, उसके ऊपर काफ़ी वीलॉग आ चुके हैं इस चीज़ के ऊपर, लेकिन कुछ चीज़ें अभी भी रहती हैं जो कि जिसके ऊपर हमें डिबेट करनी चाहिए। मैं उन चीज़ों को आज मेनली कवर करूँगा। वो हैं बेसिकली कि पाकिस्तान और यूएस के रिलेशन जो हैं वो क्यों इस नहज पे पहुँचे, और यूएस का पाकिस्तान में इंटरेस्ट क्या है, और जब हम रशिया चले गए तो फिर उस इंटरेस्ट जो है पाकिस्तान और यूएस का वो कैसे ख़राब हुआ, और उसके बाद ये सारी डेवलपमेंट हुई जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल इंटरव्यू में बताई, उस पर प्रॉपर कोई एक्शन पहले क्यों नहीं लिया गया। और जो अपोजिशन के कुछ क्वेश्चंस हैं कि जब 7 तारीख को ये मिल गया था, एक्शन क्यों नहीं हुआ और उनको बुलाया क्यों नहीं, इसके बारे में बात करूँगा। और सबसे आखिर पे कि हमारा रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए। तो नाज़रीन, से पहले कि मैं शुरू करूं, आपसे दरख्वास्त है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और दरख्वास्त ये भी है मुनासिब समझें तो आगे लोगों को भी फॉरवर्ड करें ताकि उनको उनमें अवेयरनेस क्रिएट हो। सबसे पहले आते हैं यूएस पाकिस्तान रिलेशंस के बारे में। मैं आपको पीछे लेके जाना चाहता हूँ। अयूब खान द माइटी वन, जब वो गए यूएसए के विज़िट के ऊपर, तो हमने देखा, आपने भी देखा, अभी तक हम देखते हैं कि एक मजमा था रोड्स के दोनों साइडों में, स्टैंडिंग ओवेशन थी अयूब खान को। बहुत बड़ा मजमा था अमेरिकन लोगों का जो कि अयूब खान को वेव कर रहे थे, उसका इस्तकबाल करने के लिए खड़े हुए थे। और देन ही वाज गिवन एन ऑनर टू स्पीक द ऑगस्ट गैदरिंग ऑफ द यूएस कांग्रेस। एंड मेरा ख्याल वो पहले पाकिस्तानी और आखिरी पाकिस्तानी सदर थे जिनको ये मौका मिला वहाँ पे। और इतना बड़ा अयूब खान का इस्तकबाल हुआ और इनको इतना ज़्यादा प्रोटोकॉल दिया गया। क्यों दिया गया? मैं अभी एक यहाँ पे ये कंक्लूड किया इस चीज़ को, सारा मैंने एनालिसिस किया कि एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर लीडर। लीडर जितना स्ट्रॉन्ग होगा उसको वही ट्रीटमेंट मिलती है, जितना वीक होगा उसको वैसी ही मेटेड आउट किस्म की ट्रीटमेंट वहाँ पे मिलती है। अयूब खान चूँकि बहुत बड़ा लीडर था, स्ट्रॉन्ग था, तो उसने वो सब कुछ कैश किया। अयूब खान जो ही गए उसके बाद आपने देखा 71 में वही अमेरिका था, वही हम थे, वही सब कुछ था, लीडरशिप नहीं थी। अमेरिका ने हमें डिच किया, वो 7वां बैरी बेड़ा गुम गया कहीं। और सो मच हो कि बाकी एलाइज जो जितने भी थे, जिसमें फ्रांस था, यूके था, सीटो सेंटो के वो उनके पार्टनर थे, एग्रीमेंट में थे, उसमें पैक्ट में थे। लेकिन जब यूएनओ में करारदाद पेश हुई है पोलैंड की और उससे पहले एक और मुल्क की, तो यही फ्रांस और यूके वालों ने एब्सटेन किया, वहाँ से हमारा साथ नहीं दिया। और अभी उसी को अगर सामने रखते हुए अगर रशिया के ख़िलाफ़ जो करारदाद आई, हमने उस पर एब्सटेन किया, तो हम पे एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम लग गया, बड़ा प्रेशर आ गया, बड़ी एलिगेशन लग गई कि हमने एब्सटेन कर दिया। कोई इनसे पूछे कि उस वक्त हम पे टेस्ट टाइम था, वी वर इन द वॉर, आप एब्सटेन कर गए, 2 दफ़ा करके गए, और इस दफ़ा हमने एब्सटेन किया, तो इतना बड़ा इल्ज़ाम कैसे लग गया? हर मुल्क की एक नेशनल इंटरेस्ट होती है, वो आपकी वो नेशनल इंटरेस्ट थी, हमारी में भी ये नेशनल इंटरेस्ट हो, लेकिन में भी हमें इस पे अपने आप को रिकंसाइल करना चाहिए कि हमें इस पे थोड़ा सा मजड किस्म का रिस्पांस देना चाहिए था रशिया और यूक्रेन वार के ऊपर। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जनरल ज़ियाउल हक साहब आ गए। जनरल ज़ियाउल हक साहब भी बड़े एक मुदब्बर और बड़े मैच्योर लीडर थे। रशिया के साथ जंग में शामिल कर लिया अमेरिका ने उनको, झुके नहीं उनके आगे, बिल्कुल नहीं झुके। आप देखें कि शायद उस वक्त कितना नॉर्मस प्रेशर होगा जनरल ज़ियाउल साहब के ऊपर। उनका फिक्रा मुझे अभी भी याद है, जॉन को इंटरव्यू जो उन्होंने दिया था, उन्होंने कहा, जॉन, फ्रीडम डज नॉट हैव एनी कॉस्ट एंड वी विल इंश्योर आवर फ्रीडम। कितना प्रेशर उन्होंने रिसीव किया होगा। अभी तो प्रेशर ही कुछ नहीं है, अभी तो हमारी थोड़ी बहुत मूव दाएँ बाएँ आगे पीछे, कोई आप स्ट्रेटेजिक मनूवरिंग कह लें दाएँ से बाएँ, इतना प्रेशर आ रहा है। उसको कितना आ रहा होगा, उन्होंने कितना सस्टेन किया होगा? उन्होंने सस्टेन किया सारा का सारा, और ही वॉज मेड इन हिस्ट्री। आगे चलें, उसके बाद फिर एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट का एक पैकेज आता पूरा का पूरा। वो आप देख लें, पॉलिटिकल लीडरशिप अयूब खान और जनरल ज़ियाउल झुके नहीं, और उनको क्या रिस्पांस मिलता रहा। अभी आप देखें एक पॉलिटिकल पैकेज आ गया आगे जो चलता रहा, हम हर मामले में उसके आगे झुकते रहे, अमेरिका के आगे। अमेरिका की एक आदत पड़ गई अपनी बात कहने की, मनवाने की और डू मोर कहने की। बड़ी इसकी एग्जांपल्स वहाँ पे मौजूद हैं, किताबों में दी हुई हैं। आप ओबामा इन वार में देख लें, जब जरदारी साहब उनको कहते हैं कि इट्स अ गुड डे फॉर यू एंड लॉट ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशन, यू किल्ड उसामा बिन लादेन।
ये लीडरशिप है। और फिर हम कानूनों पे उनके जो वो चाहते हैं साइन कर देते हैं कि आप आएँ और ड्रोनों से हमारे बंदे मार दें। तो ये लीडरशिप पे डिपेंड करता है कि उनका रवैया कैसे होगा। उनको चूँकि ये आदत पड़ गई, जब आदत पड़ी तो आगे जब के आए तो इमरान खान साहब थोड़ा सा एक डिफरेंट काइंड के लीडर हैं और उन्होंने ये चीज़ें उनकी सस्टेन नहीं की जो कि अमेरिका को पसंद नहीं आई। जब पसंद नहीं आई थोड़ा सा हमने स्ट्रेटजिक शिफ्ट भी की, अपनी फॉरेन पॉलिसी को हमने शिफ्ट किया अफ़गानिस्तान में सारा कुछ। आप देख लें कि अमेरिका ने हमेशा हमें डिच किया है। आप कितने उतार चढ़ाव आते रहे, हमने अफ़गानिस्तान में इनके लिए क्या कुछ नहीं किया। हम मोस्ट फेवरेट एलाई बन गए जब 9/11 के बाद हम इत्तेहादी बने अमेरिका के, लेकिन उसके बाद वी वर द मोस्ट सैंक्शनड एलाई। हर साल 2 साल के बाद हमें ऐसे ही हाँकते रहे और इस तरह हाँकते चले जाते हैं। और उसके बाद आप देखें कि जब 9/11 ख़त्म हुआ तो फिर हम पे अताब शुरू हो गया। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने क्या कुछ नहीं किया अपने ज़माने में, लेकिन जब उनको फिर ज़रूरत थी पाकिस्तान की, फिर इमरान खान साहब को बुला के गोद में बिठा लिया और उन्होंने कहा जी हम तो बड़े अच्छे और बड़े क्लोज फ्रेंड हैं। ये दिस इज़ अ नेशनल इंटरेस्ट उनकी, उसकी खातर वो सब कुछ कर जाते हैं। वो 2-3 माह गुजरे, उसके बाद सब कुछ चेंज हो गया। जो बाइडन आए और अफ़गानिस्तान का इशू हुआ, अफ़गानिस्तान में वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतना फॉल आउट बिटर होगा, जो कि उनकी अपनी पब्लिक में और दुनिया में हुआ कि अमेरिका हैज़ गॉट अ ह्यूमिलेटेड डिफीट इन द अफ़गानिस्तान। उसका मलबा पाकिस्तान पे डालना चाहते थे। इमरान साहब ने कबूल नहीं किया। जब कबूल नहीं किया तो फिर रास्ते और ख़राब होते गए और डिस्टेंस बढ़ते गए। सो मच हो उनकी जब डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यहाँ पे हैं तो उन्होंने कहा जी हमें तो पाकिस्तान के साथ एक मैयड किस्म के छोटे से रिलेशन की ज़रूरत है, उससे आगे हम जाना नहीं चाहते। और उसके बाद जब हमने अपनी एक नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी तरतीब दी है जो कि शिफ्ट थी फ्राम जियो स्ट्रेटजिक टू जियो इकनॉमिक, उसके ऊपर हम बाक्ड अपॉन हुए और हमने ज़्यादा अपने रिलेशन बढ़ाने शुरू किए चाइना रशिया के साथ, तो फिर हालात ख़राब हो गए। पाकिस्तान में अमेरिका के इंटरेस्ट क्या हैं? पाकिस्तान में अमेरिका के बड़ी इंटरेस्ट हैं। मैं एक स्टडी कर रहा था इस मसले पे, रिसर्च कर रहा था, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि साउथ एशिया में सबसे ज़्यादा जो लिखा गया है, जो इनका इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पीस है, उसके बाद और बहुत सारे इनके स्ट्रेटजिक इंस्टीट्यूट हैं और प्लस जो इंटरनेशनल लेवल के जो मैगजीन निकलते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा अगर लिखा गया तो वो पाकिस्तान US रिलेशंस के ऊपर लिखा गया। बहुत सारे मौक़ों पे ये स्पेल आउट हुआ जब से चीज़ें थोड़ा सा बॉयल अप होनी शुरू हुई। और जब CPEC बना तो अमेरिका जो कि चाहता था चाइना को कंटेन करना चाहता था, कभी रीबैलेंसिंग टाइप के थ्रू, कभी पैसिफिक अलायंस के थ्रू और कभी पिवट एशिया ड्राइव के थ्रू, वो जब CPEC में आया और उसने देखा कि पाकिस्तान के थ्रू ये कनेक्ट हो जाएगा हाफ ऑफ द वर्ल्ड के साथ, तो फिर उसके स्टेक यहाँ पे बहुत बढ़ गए और बड़ा ओपनली वो इसको क्रिटिसाइज़ करना शुरू हो गए। आपने देखा एलिस वेल्स भी यहाँ पे आई, उन्होंने बहुत दफ़ा कहा कि ये पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह है। पाकिस्तान ने ज़्यादा कर्जे जो चाइना से लिए हुए वो चाइना से लिए IMF से कर्ज़ा लेके वहाँ पे देगा। पाकिस्तान अवाम को इसको देखना चाहिए और इस पे गौर करना चाहिए। बड़ा CPEC को उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया और हमें भी काफ़ी दफ़ा कहा इस पे गौर करें। तो ये एक बड़ा चैलेंजिंग इशू था अमेरिका के लिए। पहले उनके स्टेक में भी थोड़े थे पाकिस्तान में, लेकिन बढ़ गए। क्या स्टेक थे? सबसे पहले तो उनका स्टेक है अफ़गानिस्तान में वो अपनी मर्ज़ी का सेटअप चाहते हैं और हमें भी चाहते हैं कि अपनी मर्ज़ी के मुताबिक वहाँ पे इस्तेमाल करें। उसके बाद उनका स्टेक है कि हमारे रिलेशन इंडिया के साथ बेहतर हों और हम कश्मीर को बैक बर्नर में डाल दें। फिर उनका स्टेक है कि हम इस्लामी उम्मा के में सिर्फ वो वाहिद एटमी ताकत हैं, इसलिए हमें चाहिए कि अपने मुल्क में इज़राइल को तस्लीम करने के लिए अपनी एनवायरनमेंट क्रिएट करें और इसको तस्लीम कर लें ताकि उनका एक एजेंडा जो ऑब्जेक्टिव है दुनिया में वो पूरा हो जाए। फिर उनका ये सबसे बड़ा CPEC के बारे में जितना लिखा गया है और जितना कहा गया वो आपको अंदाज़ा नहीं है। मैं यहाँ पे कुछ 7-8 उनके मैगज़ीन हैं, अटलांटिक है, उसके बाद कार्नेगी इंस्टीट्यूट है ऑफ पीस है, उसमें सारा CPEC के बारे में और पाकिस्तान के चाइना और रशिया के रिलेशंस के बारे में मेरा ख्याल पिछले कुछ अरसे में कोई 20-21 डॉक्यूमेंट्स और पीस आए और उनमें सारा ये क्रिटिसाइज़ किया हुआ कि पाकिस्तान को इससे अलहदा रहना चाहिए और आगे चलना चाहिए, अपनी सोच को बदलना चाहिए। चाइना तक महदूद था उसको कंटेन करना। जब हम रशिया में चले गए फिर क्या हुआ? रशिया से अभी जो अमेरिका को है कि एक तो यूनिपोलर वर्ल्ड जो है बाइपोलर की तरफ जा रही है, एक सुपर पावर कॉन्सेप्ट है,
वो एक कॉन्सेप्ट ख़त्म हो रहा है सुपर पावर का। अभी पावर सेंटर का कॉन्सेप्ट जो है वो निकल के आना शुरू हुआ। तो वो समझता है कि रशिया, चाइना, then Iran, maybe Turkey and Pakistan may become one of the power center or start challenging American interest in the area. अमेरिकन इंटरेस्ट जहाँ आपको पता ही है कि अगर सीपेक कामयाब होता है तो चाइना को इतना फ़ायदा होगा कि एक तो साउथ चाइना सी जो उसका है, जहाँ पे उसने ट्रबल क्रिएट की हुई है अमेरिका को, उसको ये अल्टरनेट मिल जाएगा और चाइना पे चेकमेट उसका ख़त्म हो जाएगा। दूसरा, संख्यांक के थ्रू जा रहा है, वो बहुत डेवलप हो जाएगा। अमेरिका ऑलरेडी वहाँ पे ट्रबल क्रिएट कर रहा है, तो वहाँ डेवलप होगा। तो जब डेवलप होगा तो ट्रबल ख़त्म होगी अमेरिका, वो भी ऑब्जेक्टिव ख़त्म हो जाएगा। तीसरा, सी पैक के थ्रू जब कनेक्ट करेगा चाइना, सेंट्रल एशियन और यूरोप को यहाँ पे, तो उसके इकनॉमिक जो बेनिफिट हैं वो दुगना हो जाएंगे और उसके एक्सपेंडिचर तकरीबन 50% कम हो जाएंगे। तो ये भी एक चेकमेट है अमेरिका को, ये सारी चीज़ें मिला के। रशिया के साथ हमारा क्या था? रशिया के साथ हमारा ये था कि हम जब रशिया में जाएंगे तो एक स्ट्रेटजिक बैलेंस होगा। अगर हमें स्टिक से वो हाँक रहा था तो अब स्टिक से हाँक नहीं पाएगा। हम हमेशा जब थोड़ा सा वो करेगा तो हम दूसरी तरफ जाने की पोजीशन में होंगे। दूसरा, हम एनर्जी डील रशिया से करना चाहते थे, जो कि उसको ग्वारा नहीं था कि हमें भी एक अच्छा बेनिफिट मिले और रशिया को भी एक फाइनेंशियल बेनिफिट उससे मिले, तो वो भी नहीं उसको पसंद था। तीसरा ये था कि हम रशिया के साथ मिलके कोई डिफेंस डील में भी इंडल्ज होना चाहते। पहले वहाँ से खरीदते थे, अभी उधर से खरीदना चाहते। तो ये एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव था। और साथ ये था कि रशिया के, चाइना के साथ मिलके हम अफ़गानिस्तान में स्टेबिलिटी ना लें। तो ये शिफ्ट जो है पसंद नहीं थी। जब पसंद नहीं आई तो उसके ऊपर सोने पे सुहागा ये हुआ कि जो इमरान खान हैं वो बड़े वोकल हैं। देखिए, हर मुल्क को ठीक है अपने रिलेशन जो है दूसरे के साथ रखने के लिए एक जजमेंट कॉल लेनी पड़ती है, लेकिन डिप्लोमेसी बहुत अच्छी चीज़ है और स्टेट क्राफ्ट भी। हमें डिप्लोमेसी से काम लेना चाहिए। हम जितने वोकल होंगे उतना हमें रिज़ल्ट बुरा मिलेगा। हम बहुत ताकतवर मुल्क नहीं हैं, हमारी इकोनॉमी ठीक नहीं है, इसलिए हमें बड़े अच्छे तरीके से लोगों के साथ अपनी बात करनी है, उनको अपनी बात समझानी है। अभी हम गुस्से से अपनी बात करेंगे, गुस्से से अपनी बात लोगों को समझाएंगे और उनको समझाएंगे जिनसे हम लेते हैं या जिनका हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा। आपने देख ला कितनी पॉलिटिकल पार्टीज उनके अंडर है, फौरी तौर पे शिफ्ट मार गई, तो वो उसका रिपलिंग इफेक्ट आएगा, फॉलोड बहुत बुरा आएगा। तो हमारा रवैया जो है ख़ास तौर पे आफ्टर द फॉल ऑफ अफ़गानिस्तान विद द यूएस से ठीक नहीं था। हमने ओपनली उनको क्रिटिसाइज़ किया, हमने वो फ़िक्रे इस्तेमाल किए जो कि आम किसी मुल्क के लिए भी इस्तेमाल नहीं करने चाहिए थे। हमें अंदर बैठ के उनको कन्वे करना चाहिए चीज़ों को। ठीक है, कभी ना झुकें अपनी सॉवरेनिटी के आगे, कभी ना झुकें, स्टैंड लें। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे ईरान और नॉर्थ कोरिया की। ईरान के जनरल को उन्होंने हिट किया, ईरान ने उनके ऊपर अगले दिन 50 से ज़्यादा मिसाइल मारे अगले कुछ दिनों में, और जवाब दिया बड़ा डट के। हालांकि ईरान एटमी कुव्वत भी नहीं है, चुप करके अमेरिका बैठ गया। नॉर्थ कोरिया को थोड़ा सा कहते हैं, वो 2 जवाब देता है इनको। तो अमेरिका को जवाब जो देना जानता है उसके आगे अमेरिकन बोलते नहीं हैं। तो आप ये बात जहन में रखें, आप जवाब ज़रूर दें लेकिन तरीके से दें और पहले फाउंडेशन बनाएं, उसके बाद दें। अगर आप बगैर सोचे समझे जवाब देंगे, बगैर वार गेम किए जवाब देंगे, तो फिर उसका नतीजा अच्छा नहीं निकलेगा। वार गेम करें कि मैं ये करूँगा, इसके नुकसान क्या होंगे, जो नुकसानात है क्या हम उसका अजाला कर सकते हैं दूसरे ज़राए से? अगर कर सकते हैं गो हेड, नहीं कर सकते कुछ और ऑप्शन सोचें आप। तो यही चीज़ें हमें अपने जहन में रखनी चाहिए ये सारा कुछ करते हुए। अभी आते हैं ये सारा कुछ जो हुआ, क्यों हुआ कि ऑलरेडी इमरान खान साहब के साथ तो बात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुंच गई और अंदर बैठे हुए बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि यस सर वाले, जिनको वो पहले काफ़ी देर आजमा चुके हैं, काफ़ी दफ़ा आजमा चुके हैं। तो उसके बाद जब अगस्त में इमरान खान साहब ने बताया कि ये काम शुरू हुआ और एक अनप्रेसिडेंटेड किस्म की मुलाकातें उन्होंने शुरू की यहाँ पे पाकिस्तान के पॉलिटिशियन से, मीडिया एंकर से। उसके बाद आप देखें कि जो सिविल सोसाइटी वाले लोग हैं और उसके बाद मीडिया हाउसेस वालों से मुलाकातें शुरू की, अनप्रेसिडेंटेड हैं, जिनकी एक लंबी लाइन है। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने उसका नोटिस क्यों नहीं लिया? फिर आप देख रहे हैं जो भी एंटी फौज, एंटी आर्मी लोग हैं वो बाहर जाकर नवाज शरीफ को मिले हैं वहाँ पे एंटी स्टेट एलिमेंट से मुलाकातें हो रही। एक कुकअप जब शुरू हुआ तो पाकिस्तान गवर्नमेंट वहाँ पे खामोश क्यों रही है? वहीं पे आपको एक्शन लेके उसके खिलाफ एक्शन लेने चाहिए था और चीज़ को एड्रेस करना चाहिए था। वाई डिड नॉट यू कॉल द अमेरिकन एम्बेसडर और कौंसल जनरल कि जी आप बताएं आके आप ये मुलाकातें क्यों कर रहे हैं, व्हाट इज़ एजेंडा, आप क्या इसे अक्रू करना चाहते हैं? आप चुप करके बैठे रहें कि ठीक है अल्लाह ताला की तरफ से कुछ ना कुछ होता रहेगा। ये जिम्मेदारी होती है गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट ने इस पर करना होता है।
लेकिन आप खामोश बैठे रहे। तो ये सारा कुछ कुकअप हो गया। इसमें कोई शक नहीं है कि लेटर जेन्युइन है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने उसको एंडोर्स किया। इस पे आप देखें कि दो आपके ऑप्शन रिस्पांस बनते थे, एक तो डिप्लोमेटिक रिस्पांस जो आपने दे दिया है, दूसरा इसका रिस्पांस जो है वो उसके ऊपर मैं बाद में आता हूँ। पहले मैं ये आता हूँ कि जो अपोजिशन है उसमें कोई शक नहीं कि उनके साथ कनेक्टेड है। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न यही है सारी की सारी कि वो उसके एजेंडे को उनको सपोर्ट करना शुरू हो गई। पहले तो उन्होंने कहा जी लेटर लें आए दिखाएं हमें, उसके बाद हम देखेंगे। बाकी बाद में सारे उस लेटर को डिनाई करने पे लग गए कि ये लेटर ही जाली है। जब एनएससी ने उसको एंडोर्स कर दिया, उसके बाद आके प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर दी और करना ये शुरू कर दिया कि अगर हम अमेरिका के आगे हम खड़े हो गए, बोले, या हमने उसको एक्सेप्ट ना किया, उसके इस अग्रेशन को हमने सस्टेन ना किया, उसको माना ना, तो हमारे पास तो तेल के पैसे देने के लिए भी पैसे नहीं होंगे। फॉर गॉड सेक, यू आर अ सॉवरन कंट्री। कायद आज़म के वो मुल्क हैं आप जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से मिला है। क्या इस मुल्क को अल्लाह ताला ने चलाना है या अमेरिका ने चलाना है? या आप जो उनके नुमाइंदे बन के यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनके हरकारे बने हुए हैं, उनके हुक्म पे चल रहे हैं, आपने चलाना है। इस मुल्क को अपने पाँव पे खड़ा करें, मत डॉलर पे लेके चलें इस मुल्क को, और मत डॉलर के हुक्म पे इसको चलाएं। इस मुल्क की को उस गुलामी से निकालें। बेशक भूखे रखें, हमें एक वक्त खाना खिला दें, लोगों को खाने के लिए तैयार हैं, लेकिन मत करें। और शहबाज शरीफ साहब की मंतक पे मंतक देखें कि जो बेगर्स कांट बी चूजर्स, वाई कांट। अगर आप में थोड़ी सी गैरत या हमीयत है, क्यों नहीं? नॉर्थ कोरिया को देख लें, आप सस्टेन कर रहे हैं कि नहीं कर रहा है? ईरान को देखें, सस्टेन कर रहा है या नहीं कर रहा है? आप फिदल कास्ट्रो की, आप क्यूबा को देख लें, कितने साल उसने सस्टेन किया। अच्छा, अब ये दो तीन बातें बड़ी शिद्दत से अपोजिशन वाले कह रहे हैं अपने आप को डिफेंड करने के लिए, कनेक्शन तो उनके साबित हो गए। एक तो वो कह रहे हैं बार बार कि जब ये 7 तारीख को लेटर मिल गया था इमरान साहब ने, उसके बाद कोई एक्शन क्यों नहीं किया। यस, मैं पहले भी कह चुका हूँ, अगस्त में जब आपको पता लगा तो आपको उसी वक्त इस पे इमीडिएट रिस्पॉन्स करना चाहिए था, आपने नहीं किया। लेकिन गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि उन्होंने ये बात डिस्कस की उन लोगों के साथ जो कि मैटर करते हैं, और फिर ये डिसाइड हुआ कि चूँकि OIC की कॉन्फ्रेंस आ रही है और उसके बाद 23 मार्च भी है, तो उसके बाद इस इशू को उठाया जाएगा। अभी उठाएंगे तो बहुत सा शोर पड़ जाएगा, जिसकी वजह से ये आपकी कॉन्फ्रेंस सबोताज हो सकती है, क्योंकि पहले ही लोग इसके पीछे लगे हुए हैं इसको सबोताज करने के लिए। दूसरा इशू जो वो कहते हैं जी कि अगर ये आ गया हुआ था तो अमेरिकन नुमाइंदे को आपने क्यों बुलाया? बड़े अफसोस की बात है, डिप्लोमेसी है भाई, ये चलती है ये। आप ये देखें अमेरिका रशिया के क्या ताल्लुकात हैं, वो फिर फ़ोन पे बात करते हैं। आप देखें ईरान और अमेरिका की क्या रिलेशन है, मिसाइल मारते हैं, जंग कर रहे हैं, एम्बेसडर उधर ही बैठे हुए हैं, बुलाते हैं एक दूसरे को, बातचीत करते हैं, वफद जाते हैं। डिप्लोमेसी में आप रिलेशंस को डिस्कनेक्ट नहीं करते हैं, आपने उसको चलते रहना देते हैं। जंग में भी उनके डिप्लोमेट यहाँ पे आपके पास बैठे होते हैं। तो ये बात, ये बेवकूफ़ी की बात कर रहे हैं कि उनको बुलाया क्यों? क्या हम उनसे जंग का ऐलान कर देते? मैं पहले कह चुका हूँ ये अनडिप्लोमेटिक वेंचर है, इसको उसी लेवल पर उनसे डील करना चाहिए। हाँ, जो हमारे लोग इसमें शामिल हैं उनको नहीं छोड़ना चाहिए। कौमी गैरत हमीयत को गिरने नहीं दिया आपने। तो ये सारी चीज़ें मिलके एक चीज़ तो निकल के आ गई कि जो कॉन्स्पिरेसी की बात कर रही है गवर्नमेंट वो सही है, क्योंकि आप देखें कि वहाँ जो मीटिंग हुई है वो नो कॉन्फिडेंस से कुछ दिन पहले हुई, और वहाँ पे पता था ये नो कॉन्फिडेंस अभी टेबल होने वाली है, और उसमें वो सारी चीज़ें डाल दी गई। तो कनेक्शन जो है बनते हैं, लेटर आ गया, उसके बाद इनके ये सारे के सारे एक दूसरे के पेट फाड़ने वाले थे, एक से एक बढ़कर ये करप्ट है। आप देखें कि वो लोग वो जो जमानतों पे बाहर आए हुए हैं, जमानतों पे बाहर आए हुए, वो चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर बनेंगे इस मुल्क के। क्या मैसेज जाएगा फेटअप में, क्या मैसेज दुनिया में जाएगा कि सबके ऊपर करप्शन का मुकदमे और सारे गवर्नमेंट में आ गए हुए। इसलिए ये गवर्नमेंट जो लोगों में लावा पक रहा है इस वक्त, वो इसी वजह से पका है इतना ज़्यादा कि लोग ये समझते हैं कि एक तो हमें एक बाहर से एक मुल्क हमारे मुल्क को ड्राइव या डिक्टेट करने की कोशिश कर रहा है, और फिर ये कह रहा है जो मैं कर रहा हूँ वो करें वरना मैं सजा दूंगा। ये मुसलमानों को कभी एक काबिल कबूल नहीं रहा। अगर आप मुसलमानियत की सफ़ में नहीं हैं तो फिर इसको कबूल कर लें। मेरा तो ख्याल है कि हम बड़े पक्के मुसलमान हैं, बड़े पक्के पाकिस्तानी भी हैं, इसलिए इसको कबूल ना करें। आप खड़े हो जाएं और खड़े होकर अपना रिस्पांस आप टेलर करें, और उसको रिस्पांस को जो है फिर आप आगे दें। तो ये जो एक तौजीह लेके आई थी अपोजिशन
कि हमारा उससे कोई कनेक्शन नहीं, वो फेल हो गया, ये लिंक्ड हैं सारे उनके साथ, उनकी बोली बोल रहे हैं। और गवर्नमेंट ने जो अभी 2 फैसले किए हैं, एक तो ये कि वो कह रहे जी हम एक कमीशन बनाएंगे इसके बारे में, और दूसरा ये वो कोर्ट में चलेंगे इसके लिए, देखते हैं उसका क्या बनता है। मैं अभी ये कहता हूँ कि इस पर हमारा रिस्पॉन्स क्या बनेगा। रिस्पॉन्स हमें 2 तरह के देना चाहिए। एक तो रिस्पॉन्स हमारा बनता है डिप्लोमेटिक रिस्पॉन्स, ठीक है, वो डिप्लोमेटिक रिस्पॉन्स हमने दे दिया हुआ है। उनके अमेरिकन ऑफिशियल्स को बुला के डिमार्शे जो है उनको हैंड ओवर कर दिया, और न्यूयॉर्क में भी यही हुआ, वो हो गया हुआ है। दूसरा जो है रिस्पॉन्स जो हमने देना है उनके साथ आगे रिलेशन का, वो मैयड होना चाहिए और लॉजिकल होना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि हमने जंग करनी है, हमें बैलेंस रखना है, स्ट्रेटजी ऑफ बैलेंस। हमारा सबसे बड़ा चैलेंज आज जो है वो ये है, टू हैव अ बैलेंस in the relationship between USA, China and Russia, and the second, the balance in our relationship with the Iran and the Saudi Arabia। ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी भी कहती है, इसको हमने इंश्योर करना है एक समझदार कौम की तरह। हमें लड़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई हमला करेगा तो देख लेंगे, एटम बम बना के वैसे तो नहीं रखे हुए, उसका इंशाअल्लाह ताला पाक फ़ौज बैठी हुई है, इस मुल्क का दफा करेगी और बड़े अच्छे तरीके से करेगी। तो बेहतर तरीके से हमने अपना मैयड किस्म का रिस्पॉन्स देना, उनको अपनी बात समझानी है कि इंडिया भी है, वो भी रशिया अमेरिका के साथ उसके रिलेशंस है, अगर हम रखना चाहते हैं तो इसको एक्सेप्ट किया जाए, हमारा नेशनल इंटरेस्ट है, हमारी नीड्स हैं, ठीक है, उनको हमने आगे लेके जाना है। तो ये हो गया आपका इंटरनेशनल रिस्पॉन्स। उसके साथ आपके जो दोस्त हैं उनको भी, दोस्त मुल्क उनको इन्वॉल्व करें और उनको भी कहें कि अमेरिका को समझाएं कि दुनिया चेंज हो रही है, नेशनल इंटरेस्ट अगर आपका है तो हमारा भी है, दोनों साइड बाय साइड अपने नेशनल इंटरेस्ट को लेके चलते हैं। हम कभी नहीं चाहेंगे कि अमेरिका के ख़िलाफ़ कोई ऐसी बात करें जिसके उनका नेशनल इंटरेस्ट बहुत बुरी तरह हिट हो, और वो भी ऐसा ही समझे। दूसरा डोमेस्टिक लेवल पे है रिस्पॉन्स। डोमेस्टिक लेवल के रिस्पॉन्स की बात करने से पहले सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि 23 मार्च 1963 एक बुक लिखी है शशांक बनर्जी, जो एक डिप्लोमेट होते थे इंडिया के, वो बुक का नाम है इंडिया, मुजीब, बांग्लादेश लिबरेशन एंड पाकिस्तान। वो उसमें लिखते हैं कि 23 मार्च 1963 को मुजीब मुझे मिले और मैंने उनको एक इंडियन डिप्लोमेट से मिलवाया, जिसको मुजीबर रहमान ने कहा कि मैं बांग्लादेश की आज़ादी का मैंने फ़ैसला कर लिया है, ये ख़त है आप मेरा, ये आप नेहरू को पहुंचा दें। उस ख़त में उन्होंने पूरा एक स्ट्रक्चर बयान किया था कि वो कैसे बांग्लादेश को अलहदा करना चाहते हैं और इसका क्या फ्यूचर फोरकास्टिंग क्या होगी, रोड मैप क्या होगा, और साथ उन्होंने उसमें लिखा था कि मैं इसके लिए लंदन में शिफ्ट होना चाहता हूँ, आप मुझे इसके लिए माली वसाइल की ज़रूरत होगी वो प्रोवाइड करें। वो ख़त कहते हैं कि भिजवा दिया गया, लेकिन काफ़ी अरसा उसका जवाब ना आया। तो मुजीब को बड़ी परेशानी हुई और उसके बाद वो अगरतला गए, वहाँ पे जाके फिर इंडियन डिप्लोमेट से मिले और फिर कन्वे किया, फिर उसका जवाब आया कि आप यहाँ पे मत आया करें, आप बांग्लादेश में ही ईस्ट पाकिस्तान में जो इंडिया का कौंसल जनरल है उनसे मुलाकात किया करें, वो आपको हदायत देगा। और उन्होंने उस वक्त कहा था कि ये मौका जो है, ये हालात जो है मुवाफ़क नहीं है बांग्लादेश को अलहदा करने के, जब होंगे हम आपको बताएंगे, अपनी तहरीक जारी रखें। उस वक्त अगर इंटेलिजेंस एजेंसीज ये काम पकड़ लेती, मुजीब को भी पकड़ लेती, उसको सज़ा भी दे देती और जो इसमें इन्वॉल्व थे उनको सज़ा दे लेती, तो बांग्लादेश ना अलहदा होता और ना आज हमें यह मौका देखना पड़ता। मैं कहना चाहता हूँ कि हम बांग्लादेश की जो सिचुएशन हुई है वो इसी तरह कॉन्स्पिरेसी से शुरू हुई थी, हमें उससे लेसन लेना चाहिए। गवर्नमेंट ने जो डिप्लोमेटिक लेवल पे रिस्पांस था वो तो दे दिया, डोमेस्टिक लेवल का रिस्पांस मस्ट गो, और उसमें आप एक हाई लेवल की इंक्वायरी करवाएं, बेशक जुडिशल कमीशन जो है बनाएं, इंक्वायरी करवाएं। अगर उसमें ये सारे लोग शामिल हैं, इन्वॉल्व पाए जाते हैं, तो इनको इबरतनाक सज़ाएँ दे दें ताकि वो वाला वाक़या बांग्लादेश वाला दोबारा रिपीट ना हो। अगर ये शामिल नहीं है तो इनको बाइज़्ज़त बरी किया जाए और इनसे सॉरी किया जाए। दूसरा मैं एक चीज़ और यहाँ पे कहना चाहता हूँ, बड़ा प्रोपेगेंडा हो रहा है कि पाकिस्तान फ़ौज में इसने कुछ नहीं किया। पाकिस्तान फ़ौज हमेशा नेशनल इंटरेस्ट के साथ खड़ी होती है, या अपने जहन में रखें, कभी नहीं हो सकता। पाकिस्तान फ़ौज फिज़िकल रिस्पॉन्स देती है,
इसका रिस्पांस कैसे पाकिस्तान फौज दे? ये रिस्पांस फॉरेन ऑफिस ने देना है, ये हुकूमत की ऑब्लिगेशन बनता है। और ये अनडिप्लोमेटिक वेंचर है। अनडिप्लोमेटिक वेंचर जो है उसको फौज कैसे अपने हाथ में ले सकती है? हाउएवर, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अगर अफवाज पाकिस्तान को हुक्म देती है तो अफवाज पाकिस्तान उसको बेहतर तरीके से अमल दरामद करने के लिए तैयार हैं। और इसलिए ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में डिस्कस हो के इस पर कोर्स ऑफ एक्शन बन के उसका रिस्पांस चला गया। इसलिए अपने कान खुले रखें, इस इशू को बुनियाद बना के जो फ़ौज को लोग प्रोपेगेट करना चाहते हैं उनका सारा प्रोपेगेंडा फाइल कर दिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।